है आप सभी का तिवारी एजुटेक के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2023 का, जैसा कि ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है और उसके बाद सभी को मेल आ रहे हैं। अटेस्टेशन फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट उसमें दिया गया है मेल में, उसको भर करके और बाकी अटेस्टेशन फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट को सारा सिग्नेचर वगैरह करवा के गजेटेड ऑफिसर से वापस जिस डेट पर जो है बुलाया गया है उस डेट पर रिस्पेक्टिव आरआरबीज़ के उस पे जाना है, ऑफिस पे जाना है और डीआरएम ऑफिस पे, और सभी को उसको जमा करना है और ज्वाइनिंग प्रोसीजर को पूरा करना है। तो इस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि अटेस्टेशन फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है और करेक्टर सर्टिफिकेट को, तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म भरा हुआ भी दिखाएंगे आप लोग को, और उसके बाद यहाँ पे किसका सिग्नेचर करवाना है, गजेटेड ऑफिसर्स में कौन कौन ऐसे गजेटेड ऑफिसर्स आते हैं जिनका साइन आप लोग करवा सकते हैं, तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक वीडियो करेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने डाल दिया है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट का आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 में। और बाकी इसमें हम अटेस्टेशन फॉर्म का कैसे भरना है उसको प्रॉपर समझाने चल रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक जानकारी आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित सभी जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अटेस्टेशन फॉर्म है। तो अटेस्टेशन फॉर्म का पहला पेज, टोटल इसमें 8 पेजेज हैं, तो एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आप लोग सभी जानने से पहले एक बात याद रखिए कि रेलवे की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई अटेस्टेशन फॉर्म में कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, तो हर एक जानकारी आप लोग पहली बात तो सही यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है जिसका साइज़ 5:7 सेंटीमीटर हो, ये क्लियर कर लीजिए। फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, उससे बोलिएगा 5:7 सेंटीमीटर साइज़ का फ़ोटो खींच दीजिए। अब उस फ़ोटो पे करना क्या है दोस्त, फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर साइन करना है। एक किनारे से साइन कीजिएगा, दूसरे किनारे कॉर्नर तक ऊपर फ़ोटो पे साइन कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, आधा बाहर रहे और आधा फ़ोटो पर रहे। उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं, पेज में पहले पेज में उपनाम सहित कोई पूरा नाम हो, तो मतलब यहाँ सरनेम आपको अपना लिखना है और यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, पहला। दूसरा में वर्तमान का पूरा पता, मतलब जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ का पूरा पता, मकान नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, थाना कौन सा है, विलेज कौन सा है, स्ट्रीट हाउस नंबर, सब कुछ डालिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे घर का पता, मतलब अगर आपका घर का पता और रहने का पता, वर्तमान पता एक ही है, तो आप अपने एक ही जगह का पता डालेंगे जहाँ पे आप रह रहे हो, मतलब जहाँ पे आपका घर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 2 पे चलते हैं, हर एक पेज को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 2 पे कह रहा है पिछले 5 वर्षों में एक से अधिक समय तक जहाँ रहे हों उस स्थानों का विवरण। मतलब अगर आपने पिछले 5 साल के अंदर अलग अलग जगह पर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा, याद रखना 1 साल से अगर ज़्यादा रहे हो, तो वहाँ पर कब से लेकर कब तक रहे हैं और वहाँ का स्थान का जो एड्रेस है वो पूरा लिखना है, और वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है, मतलब ज़िले, किस ज़िले के अंतर्गत आता है उसको आपको डालना है। लेकिन याद रखिए अगर आपने मान लीजिए बाहर नहीं रहा है, कैंडिडेट का कमेंट आता है कि अगर हम बाहर नहीं रहे हैं, घर पे ही रहे हैं, तो अगर घर पे ही रहे हैं तो यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से लेकर के टिल नाउ, मतलब अभी तक हम अपने गाँव में रहे हैं, और गाँव का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, कब से, जन्म से लेकर अब तक, और अपने गांव का एड्रेस डाल देंगे। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पेज पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे नाम। ठीक है, तो नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, तो मतलब पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में। ठीक है, फुल नाम लिखेंगे और फुल एड्रेस। जन्म स्थान, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका अगर कोई व्यवसाय है, मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसको डिटेल लिखेंगे, और उनका वर्तमान पता कहाँ उनका पता है, कहाँ रहते हैं। ठीक है, और अगर एक चीज़, अगर माता या पिता का देहांत हो चुका है तो वहाँ पे वही एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे पहले वो रहते थे, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। और अस्थाई घर का पता, मतलब परमानेंट एड्रेस। देखिए परमानेंट एड्रेस और वो डाक का पता वो अलग अलग हो सकता है। मतलब डाक का पता ये कि वर्तमान में जहाँ रहते हो वो हो जाएगा, और ये परमानेंट एड्रेस घर का पता हो जाएगा। माता का नाम ऐसे ही लिखना है, उनका व्यवसाय क्या है, सब कुछ ऐसे ही। अगर आपकी शादी हुई है या महिला है तो उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे पुरुष है, उनकी शादी हुई है, तो अपने वाइफ का नाम, पता, एड्रेस
जन्म स्थान लिखेंगे, अगर भाई हैं आपके, एक भाई हैं, दो भाई हैं, सभी का यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीयता इंडियन लिखेंगे, अगर बहन है कोई तो बहन का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आप लोग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट कह रहा है पुत्र और पुत्री यदि विदेश में पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई है और आपका कोई बच्चा या कोई बच्ची आपका फॉरेन में पढ़ रही हो, तो उस फॉरेन में पढ़ने वाली बच्चे का नाम, राष्ट्रीयता क्या है, अगर राष्ट्रीयता बाहर का है तो वहाँ पे उसकी राष्ट्रीयता वही लिखनी है, जन्म स्थान कहाँ पैदा हुआ है वो, या किस देश में रह रहा है उस देश का नाम, और पिछले कॉलम में बताए हुए किस देश से, उस देश में किस तारीख से रह रहे हैं, मतलब जिस जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं बाहर विदेश में, कब से रह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुई, फॉरेन में नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट अप्लीकेबल, जहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है वहाँ NA लिखेंगे, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। बात करते हैं 6 नंबर पे, पेज नंबर 4 का, राष्ट्रीयता, ठीक है। नेशनलिटी में क्या हो जाएगा, इंडियन। आप अगर इंडिया के रहने वाले हैं मतलब आपकी राष्ट्रीयता, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया, यहाँ पे 6 नंबर पे आपकी राष्ट्रीयता होगी तो आप इंडियन हैं, भारतीय हैं। अब यहाँ पे जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वर्तमान आयु मतलब कितनी एज आपकी हुई है तो वो डालेंगे, जैसे 25 साल हुई है, 26 साल हुई है, 30 साल हुई है, यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 26 साल, ठीक है, अंकों में लिखेंगे। मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के समय आयु, जैसे मैट्रिकुलेशन मतलब आपने हाई स्कूल जब पास किया था तो आपकी उस समय उम्र कितनी थी, जैसे 15 साल रही होगी किसी की 16 साल, 17 साल, वो आप डाल देंगे। जन्म स्थान किस ज़िले में, किस राज्य में, जैसे आप जब पैदा हुए थे उस समय किस ज़िले में पैदा हुए थे, ठीक है, वहाँ का नाम, और किस राज्य में पैदा हुए थे यहाँ पे लिखना है, ठीक। आप किस ज़िले राज्य के हैं किस ज़िले के, जैसे होता क्या है कि आप राज्य और ज़िले के हो सकते हैं कहीं के, लेकिन आपकी पैदाइश कहीं और की हो सकती है, तो उस केस में यहाँ पे पैदा होने का ज़िला और राज्य लिखना है, और यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपके पिता मुख्यतः किस ज़िले और राज्य के हैं, तो पिता किस ज़िले के राज्य के हैं, ठीक है, वो भी लिखना है। आपका धर्म क्या है, पॉइंट नंबर 9, आपका रिलीजन, आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे। ख नंबर कह रहा है क्या आप अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अगर OBC हैं तो यस लिखिए, ठीक है, OBC या SC ST तो यस लिखिए, अगर जनरल हैं तो नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर ये है कि शैक्षिक अर्हताएँ बताएं कि 15 वर्ष की आयु से किस स्थान, पद और किस स्कूल पर, कॉलेज में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट नंबर 10 ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। आपने जैसे 15 वर्ष की आयु से 15 साल के जब आप पूरे हो गए उसके बाद से कहाँ कहाँ पढ़ाई आपने किया है, तो 15 साल से आप पूरे हो गए तो मान लीजिए हाई स्कूल में कोई एडमिशन लिया होगा तो हाई स्कूल का स्कूल का नाम लिखिए, ठीक है। कब आपने प्रवेश लिया, प्रवेश मतलब एडमिशन कब लिया, तो एडमिशन का डेट अगर ना लिखें तो चलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे महीना लिख दीजिए, जैसे मान लिया आपने जून 2010 में एडमिशन लिया या 2012 में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे जून 2010 से कब ने स्कूल छोड़ा मतलब कब आप पास आउट हुए, उस महीने का और साल का नाम लिख दीजिए, और परीक्षा कौन सी उत्तीर्ण की, मतलब हाई स्कूल का अगर आपने उत्तीर्ण किया तो हाई स्कूल लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इंटर आपने पास किया है तो हाई स्कूल के बाद इंटर का भी यहाँ पे डिटेल देंगे, स्कूल का नाम, कब एडमिशन लिया, कब स्कूल छोड़ा, और यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से कोई डिप्लोमा किए हैं डिप्लोमा का भी डाल सकते हैं, मतलब 2-3 चीज़ें डाल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने हाई स्कूल के बाद इंटर भी किया है उसी साल और डिप्लोमा भी हाई स्कूल के बेसिस पे किया है, तो दोनों एक साथ नहीं लिखना है, ठीक है। जो एक के बाद एक कोर्सेज आपने किया है वही लिखना है। आप 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर आपके लिए नहीं है, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उसके लिए लिखना है। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ का डिटेल लिखना है कि कौन कौन सी सर्विस आपने कब से कब तक ज्वाइन किया था, आपका पद कौन सा था, और आपका एम्प्लॉयर किस कंपनी में काम किया है, या किस अगर नौकरी सरकारी आपने, और पिछली सेवा छोड़ने का कारण, मतलब आपने पिछली कंपनी या पिछला जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा उसका रीज़न देना है। बाकी 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर पॉइंट ये कह रहा है दोस्त कि यदि पिछली नौकरी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व का है, मतलब अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी किया है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर किया है तो वहाँ पे आपसे स्पष्टीकरण कभी मांगा गया था, आपने कोई कदाचार किया था, गलत काम किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप
नहीं है, आपने नौकरी ज्वाइन नहीं किया था तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे, या आपने नौकरी ज्वाइन किया है तो कोई कदाचार नहीं किया है तब भी नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और रिजेक्शन का पार्ट ये है, अगर इसमें आपने गलत भर दिया तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकती है। ठीक है। तो 11 नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। 11 नंबर पॉइंट में करीब ऐसे 10 से 12 पॉइंट हैं, इसको आपको सटीक एकदम जानकारी देना है। लिखा है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो हाँ या नहीं। अगर गिरफ्तार नहीं किए गए हैं तो हाँ वाले पे क्रॉस मार्क कर दीजिए। ठीक है। और नहीं वाले पे या तो सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है। क्या आप कभी अभियोग लगाया गया है, क्या आप हिरासत में रखे गए हैं, ये सभी, क्या आपकी ज़मानत हुई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप डिटेल यहाँ पे देंगे। ठीक है। क्योंकि डिटेल रहेगा तो सही रहेगा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो बाद में रेलवे अगर चेक करवाती है, झूठी सूचना पकड़ी जाती है तो आप नौकरी से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग निरस्त हो जाएगी। तो क्या आपकी ज़मानत हुई है, क्या कभी विधि न्यायालय द्वारा आप पर जुर्माना हुआ है, कोई आप पे जुर्माना अगर हुआ है, क्या न्यायालय द्वारा कभी दोषी ठहराए गए हैं, ये सब जितने भी पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट्स पे अगर यस है तो यस करेंगे, अगर नो कभी नहीं किया गया है तो नो पर निशान लगाएंगे। ठीक है। क्रॉस मार्क लगाना है जो आपके एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है, कृपया इस साक्ष्यांकन प्रपत्र में सबसे ऊपर दी गई चेतावनी देखिए, हाँ या नहीं यथास्थित काट कर, मतलब अगर जो हाँ हो उसको काट दो या नो हो तो उसको काट दो। ठीक। अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 का ही पेज नंबर 7 का देखिए, अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम अथवा ऐसे व्यक्तियों से प्रमाण पत्र दीजिए जो आपको भली भांति जानते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे करना क्या है। तो अपने क्षेत्र के 2 व्यक्ति, जैसे इसमें क्या है, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई आपके मतलब आपके रिलेटिव और आपके परिवार का छोड़ करके आपके क्षेत्र के, गांव के या आपके 2-3 किलोमीटर कस्बे के जो आपका क्षेत्र लगता हो, किन्हीं 2 दोस्तों का नाम दे दीजिएगा या किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम दे दीजिएगा जो आपके बारे में जानते हो। ठीक है। वो आपके बारे में अगर पूछने पर बता सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हैं। बाकी अब इसके बाद यहाँ पे जब ये फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद आपका सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा और आप डेट डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद यहाँ पे स्थान का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आते हैं, पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात आते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप लोग को एक काम करना है दोस्त, यहाँ पे 8 पॉइंट दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स का नाम दिया गया है। गजेटेड ऑफिसर्स में क्या होगा, जैसे केंद्रीय और राज्य सरकार के गजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है। तो इसमें 8 गजेटेड ऑफिसर्स का नाम दिया गया है। इन सब 8 अधिकारी से किसी में से आपको किसी एक से प्रमाणित करवाना है, सिग्नेचर करवाना है और उनका पद नाम और पता लिखना है और तारीख लिखनी है जिस डेट पर साइन किए हैं। ठीक है। तो ये गजेटेड ऑफिसर कौन हो सकते हैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ये गजेटेड ऑफिसर्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई हो सकते हैं, या आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से बिलोंग करते हो उसके सांसद या विधायक हो सकते हैं। ठीक है। एसडीएम हो सकते हैं या तहसीलदार हो सकते हैं या मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज या उसका प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक हो सकता है या खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, पोस्ट मास्टर या पंचायत इंस्पेक्टर। ये सब इनमें से किसी एक से गजेटेड ऑफिसर से आपको हस्ताक्षर करवाना है और उनका पदनाम हैसियत लिखना है। ठीक। और यहाँ पे क्या भरना है, प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी, यहाँ पे आपका नाम और पुत्र आपके पिता का नाम और विगत कितने वर्षों से जानते हैं, यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे साइन उनसे करवा लेना है और उनका पोस्ट का नाम। तो ये रहा आपका, बाकी नीचे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये रहे आपके 8 पेज का पूरा डिटेल मैंने डिस्कस किया है। आई होप कोई भी ऐसी बात छूटी नहीं है जो डिस्कस न की गई हो। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरी आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी रेलवे से, एसएससी से रिलेटेड जानकारी के लिए बने रहिएगा। ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।